प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कल शुरू की थी। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अपन कल चर्चा की थी समता के अधिकार के बारे में। आज अपन स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या चीज़ें दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बारे में उपबंध किए गए हैं, जिसमें 6 व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19A में दी गई है। वाक स्वातंत्र्य यानी वाणी की, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, और इसी में प्रेस की आज़ादी भी सम्मिलित है। प्रेस की आज़ादी से तात्पर्य है मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया यानी अखबार, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इनमें जो समाचार दिए जाते हैं या जो भी अन्य सामग्री प्रसारित की जाती है, वो सब इसी स्वतंत्रता के तहत आती है। लेकिन इनके बावजूद कुछ प्रतिबंध भी इस स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन, या भारत की प्रभुता और अखंडता को अगर कोई खतरा हो तो इस वाक स्वातंत्र्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्वतंत्रता कुछ सीमाओं से बंधी हुई है। हम मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जहाँ न्यायालय की अवमानना हो, देश की अखंडता, प्रभुता को नुकसान हो, या विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19B में दी गई है। शांतिपूर्ण यानी सम्मेलन अपन लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं, भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन होते हैं, लेकिन सम्मेलन शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियारों के होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सम्मेलन करने की आज़ादी है शांतिपूर्वक, लेकिन ये नहीं है कि हम हथियार लेकर चले जाएं। तीसरा, संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी संस्थाएं बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के संगठन है, रेलवे के हैं, कर्मचारियों के संगठन है, श्रमिकों के संगठन है, किसानों के संगठन है। इस प्रकार संगठन की आज़ादी हमें दी गई है, लेकिन उस पर भी कुछ प्रतिबंध, नैतिकता और लोक व्यवस्था के संदर्भ में उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की यानी भ्रमण करने की, घूमने की आज़ादी, जो अनुच्छेद 19D में दी गई है। तो हम कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र के निवासी हो, भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। हमारे ऊपर कुछ सीमाओं के तहत प्रतिबंध जरूर है। सार्वजनिक हित या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 500 भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, क्योंकि भारत में सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई है, पर और इन इकाइयों को भारत के जो संघ की इकाइयाँ हैं उनकी नागरिकता, यानी राजस्थान का नागरिक, गुजरात का नागरिक ऐसा नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता है। तो भारत के सभी नागरिकों को भारत के कहीं भी हिस्से में, कहीं किसी भी भाग में बसने की भी, निवास करने की भी आज़ादी है। लेकिन इस पर भी कुछ प्रतिबंध है। सार्वजनिक हित और जनजातीय हितों को संरक्षण के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी जनजातीय क्षेत्रों जिसकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, परंपराएं हैं, तो वो उनको संरक्षित बनाए रखने के लिए वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को बसने की आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी उनके हितों को अगर कहीं ठेस पहुँचती है, उनकी संस्कृति को ठेस पहुँचती है, तो वहाँ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोई वृत्ति, आजीविका, कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी व्यवसायिक धंधा कर सकते हैं निर्धारित शर्तों के तहत, लेकिन सार्वजनिक हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 में 6
स्वतंत्रता दी गई है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आती है भूतलक्षी प्रभावकारी निधि। अतीत में यानी भूतकाल में किए गए ऐसे कार्य के लिए जो उस समय के कानूनों के अनुसार अपराध नहीं रहा हो, बाद में बनाए जाने वाले किसी कानून के द्वारा उसी कार्य को अपराध घोषित करना भूतलक्षी प्रभावकारी विधि कहलाता है। तात्पर्य यह है कि आज कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आज कानून की दृष्टि से आज वो अपराध नहीं है, और बाद में 6 महीने बाद में या 12 महीने बाद में या उस काम करने के बाद में कोई कानून बना दिया जाता है और वो कानून वो कार्य उस अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो जो पहले जो कार्य हो चुके हैं उन व्यक्तियों को उन कार्य के लिए अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। यानी जो काम हो चुका उस समय वो काम अपराध की श्रेणी में नहीं था और बाद में कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है, तो जो काम हो चुका है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसके बाद में अगर वही कार्य कोई अन्य व्यक्ति करता है या वही व्यक्ति करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को इस आधार पर अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह जो काम किया है वो बाद में कानून बनाकर उनको अपराधी घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व का अधिकार नहीं है, यह अधिकार मानव गरिमा के साथ जीने का है। जो कुछ इसके लिए आवश्यक है वह सब इस अधिकार में सम्मिलित है। यानी जीवन के अधिकार हमारे प्राणों को बिना किसी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के जीवन हरने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो किसी व्यक्ति को अपराध के आधार पर मृत्युदंड दिया जाता है तो वो एक निर्धारित प्रक्रिया से दिया जाता है, तो उस स्थिति में तो प्राण या का हरण हो सकता है, लेकिन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ऐसा नहीं हो सकता। बाद में न्यायालय ने इस जीवन के अधिकार में कई चीज़ों को सम्मिलित कर दिया, जैसे स्वस्थ पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, इस प्रकार की चीज़ों को भी इसी में सम्मिलित कर लिया है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा है या पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, या पर्यावरण दूषित होने से भी उनके जीवन को नुकसान हो सकता है, तो राज्य का दायित्व बनता है कि वो इन सब चीज़ों को सही बनाए रखे ताकि किसी व्यक्ति के जीवन या गरिमा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। बाद में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी इसी स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(1) को संविधान में जोड़कर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसी प्रकार की रीति से देगा जैसा राज्य विधि के अनुसार निर्धारित करे। यानी अब 86 संविधान संशोधन के बाद में संविधान में शिक्षा का अधिकार भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार हो गया है। राज्य उनको निःशुल्क शिक्षा देगा, किसी भी प्रकार को कोई शुल्क नहीं लेगा। यानी राजकीय विद्यालय में अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में, तो उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। निवारक निरोध, किसी घटना के घटित होने से पूर्व ऐसी कार्रवाई करना जिससे वह घटना न होने पाए निवारक निरोध कहलाता है। यानी कोई ऐसा कार्य जिस कोई संभावना लग रही हो कि बाद में कोई नुकसान हो सकता है या अपराध हो सकता है, तो इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसको होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो इस प्रकार के कार्यों को निवारक निरोध कहा गया है। यानी घटना घटित होने से पहले ही, यानी संभावना लग रही है कि ऐसा हो सकता है, अपराध हो सकता है या हिंसक घटनाएं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में घटित होने से पहले ही इस घटना को रोकने के लिए निवारक निरोध का कानून लागू होता है। अनुच्छेद 22 बंदी किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यानी किसी व्यक्ति को बंदी अगर बनाया जाता है तो उसको कारण बताना होगा, और बंदी बनाए गए व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना वकील करके अपने बचाव के पक्ष में अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील कर सकता, वकील से परामर्श ले सकता है। इस प्रकार
बंदी व्यक्ति को भी अधिकार अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो संविधान का यह अनुच्छेद किसी भी विदेशी शत्रु अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसके निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया वो लागू नहीं होगा। यानी ये जो अनुच्छेद 22 में बंदी व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया, संरक्षण दिया गया है कि उसको किस आधार पर बंदी बना गया है, न्यायालय में जा सकता है। तो इसी जो निवारक नज़रबंदी के तहत बंदी बनाए गए ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 22 के तहत अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अपना आज स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो दिए गए हैं उनके बारे में अपने संक्षेप में पढ़े। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।